नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और साथ में तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो टाइम कितना बचा है बताने की ज़रूरत नहीं है, लगातार चलने दीजिए। और आज हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 22 हल करेंगे, पूरे ही 30 प्रश्नों का। इसके बाद में साइकोलॉजी का वीडियो आएगा और शाम को आज आपके पर्यावरण की भी पर्यावरण का भी एक टेस्ट आएगा आपके पूरे 30 प्रश्नों का। ठीक है, शाम को 4 बजे। तो 4 बजे अवश्य आइएगा। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गोधूली, शाम, रात, छाया। देखिएगा क्या कहा जाता है संध्या और रात्रि के बीच के समय को। तो प्रश्न संख्या 1 जो है, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है इसको हम कहते हैं साथियों गोधूली वेला। किस नाम से जानते हैं? गोधूली वेला, जो संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आपके दूसरा क्वेश्चन है, मूसलाधार शब्द का विच्छेद होगा। मूसल प्लस आधार, मूसला प्लस आधार, मूसला प्लस धार और मूसल प्लस धार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत लगभग 90% क्वेश्चन एंड चांस है इस क्वेश्चन को गलत करने के। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि या तो मूसल प्लस आधार कर दोगे या मूसला प्लस आधार कर दोगे, लेकिन दोनों ही गलत है साथियों। मूसला प्लस धार भी गलत है, राइट आंसर है मूसल प्लस धार। अब आप कहोगे कि नहीं, ये कहाँ से बैठ रहा है भाई, इसमें तो कोई नियम ही काम नहीं कर रहा है। तो ये दीर्घ संधि के अपवादों के अंतर्गत आता है साथियों। मूसल प्लस धार ये इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद माना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। लेकिन आप कमेंट कर सकते हो कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा क्या आपके हिसाब से राइट है? आपके हिसाब से राइट है, लेकिन एग्जाम में आपका हिसाब नहीं चलने वाला है, तो ये पूर्णतः गलत है। यहाँ पर ओनली चौथा ही विकल्प सही है। हिसाब तो मेरा भी नहीं चलेगा, नियमों का चलेगा। ठीक है, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 2 में 100%। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। किस युग में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अतरंग, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति और पदोन्नत का पदावनत। देखो, 3 विकल्प तो है जिसमें विलोम शब्द है, लेकिन एक विकल्प है जिसमें विलोम शब्द नहीं है। देखिएगा, जो प्रवृत्ति है उसका निवृत्ति ही होता है, बहिरंग का अतरंग ही होता है, पदोन्नत का पदावनत ही होता है। पदोन्नत का मतलब पद में उन्नति करना। ठीक है, जैसे टीचर बन रहे हो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड पे पहुंच जाना, पदावनत और पीछे चले जाना। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष का साथियों प्रवृत्ति नहीं होता है। प्रत्यक्ष का या तो अप्रत्यक्ष रहेगा या परोक्ष रहेगा। परवर्ती, परवर्ती का होता है अग्रवर्ती। ठीक है, अग्रवर्ती। तो ये गलत विलोम शब्द है, एक दूसरे के ये विलोम नहीं है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। वाग्दत्ता में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। देखो, ये जो क्वेश्चन है वाग्दत्ता साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाग्दत्ता में समास की हम बात कर रहे हैं, तो वाग्दत्ता में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। क्योंकि वाग्दत्ता का मतलब क्या होता है? वाक मतलब वाणी के द्वारा दिया हुआ वचन, जो हम वचन देते हैं ना, वो साथियों उसको ही वाग्दत्ता कहते हैं। तो से अथवा के द्वारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर 3 सही आपके चौथे क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। परिष्कारात्मक शिक्षण होता है उपचारात्मक, व्यापक, मौखिक और विकल्पात्मक। तो बताइए प्रश्न नंबर 5 में परिष्कारात्मक शिक्षण इनमें से क्या होगा? साथियों, पांचों क्वेश्चन में जो सही आंसर है, परिष्कारात्मक शिक्षण का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें छात्रों की कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है, वही परिष्कारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके छठे क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा समास की दृष्टि से सही विग्रह नहीं है? विवाह से इतर, विवाहेतर, भय से आक्रांत, भयाक्रांत, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा। तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर देना है आपको कि भाई समास की दृष्टि से कौन सा सही विग्रह नहीं हो रहा है। देख लेते हैं क्या आंसर राइट रहेगा। विवाह से इतर, विवाहेतर ही कहलाता है। भय से आक्रांत, भयाक्रांत कहलाता है।
मुख्य है जो मंत्री मुख्यमंत्री कहलाता है, लेकिन दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, ये गलत है, क्योंकि दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, नहीं ना कि दही में पड़ा हुआ बड़ा होता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है साथियों इस क्वेश्चन में? चौथा विकल्प आपके जो है वो समाज की दृष्टि से सही विग्रह नहीं हो रहा है। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आपके 7वें क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है आपसे। 7वां प्रश्न, एक प्रश्न पत्र केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है? व्यावहारिकता का अभाव है, व्यापकता का अभाव है, मानकता का अभाव है, या विभेदकता का अभाव है? वेरी इंपॉर्टेंट डाउट वाला क्वेश्चन रहने वाला है ये। क्यों रहने वाला है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे विभेदकता करने वाले हैं, बहुत सारे मानकता करने वाले हैं, बहुत सारे व्यापकता भी करेंगे और व्यावहारिकता भी करेंगे। चारों ही विकल्प करने वाले रहेंगे इसमें। देखो, केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है वो, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है वो। तो विभेदकता में तो क्या होता है साथियों, जो प्रतिभाशाली और जो सामान्य और जो मंदबुद्धि बालक है उनमें विभेद करने का कार्य किया जाता है। तो साथियों बहुत सरल प्रश्न दे दिए, तो उसमें विभेदकता नहीं है। ज्ञानात्मक में तो विभेदकता हो सकती है, तो ये गलत है। मानकता में क्या होता है, 1:3:1 में पेपर बनता है। तो साथियों ज्ञानात्मक के अंतर्गत 1:3:1 में भी पेपर बना सकते हो आप, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। व्यापकता या व्यावहारिकता, तो साथियों व्यापकता का मतलब होता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न बनाना। संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो प्रश्न बनाते हैं, तो हो सकता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से ज्ञान वाले प्रश्न बना लिए, इसलिए इसमें व्यापकता भी नहीं रहेगा, बल्कि इसमें रहेगा व्यावहारिकता। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर आप कमेंट करिएगा। बाकी इसमें व्यावहारिकता ही आंसर माना जाता है साथियों, कि जैसे ज्ञानात्मक से संबंधित ही प्रश्न पूछ लिए सारे, या फिर भावात्मक संबंधित प्रश्न पूछ लिए, या क्रियात्मक संबंधित प्रश्न पूछ लिए, मतलब उसमें व्यावहारिकता का अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके 8वें क्वेश्चन को। ये रहा, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? लावारिस, लावजह, लाइलाज और लापरवाह। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो यार देखो सारे ही जो विकल्प है उसमें ला उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जी नहीं। लावारिस बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, ला प्लस वारिस, जिसका कोई वारिस नहीं हो, लावारिस। लापरवाह बिना परवाह के, लाइलाज बिना इलाज का, जिसका कोई इलाज ना हो। लेकिन साथियों लावजह नहीं होता है, बेवजह होता है। ठीक है, बेवजह होता है, लावजह हो ही नहीं सकता कभी भी। लावजह शब्द गलत है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, इसमें ला उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं हुआ है, यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो आपके 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा 9वें क्वेश्चन को, लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग किया जाता है संज्ञान मापन हेतु, अभिवृत्ति मापन हेतु, नैतिकता मापन हेतु और कौशल मापन हेतु। तो लिकर्ट की संचय मापने का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा, इसलिए प्रयोग किया जाता है इसका। राइट आंसर आपके 9वें क्वेश्चन में लिकर्ट की जो संचय मापनी है, इसका प्रयोग अभिवृत्ति के मापन हेतु किया जाता है साथियों। किसके मापन हेतु? अभिवृत्ति का मापन करने हेतु। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। साथियों चारों ही विकल्प में हो सकता है आपको आवट प्रत्यय सही दिख रहा हो कि यार इसमें तो आवट प्रत्यय इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें आवट प्रत्यय शुद्ध नहीं है वो। तो देखो, लिखना, थकान और रुकना, ये तीनों जो मूल शब्द है और इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बन जाते हैं लिखावट, थकावट, रुकावट। लेकिन महावट जो शब्द है, इसमें कोई आवट प्रत्यय नहीं है साथियों। महा प्लस वट हो सकता है इसका, हालांकि महावट एक पूर्णतः स्वतंत्र शब्द है, इसमें कोई आवट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब हम प्रश्न नंबर 11 पर देखेंगे आपके 11वें क्वेश्चन को। तो ये देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो देखो, आप क्या सोचते होंगे, कई बार मुझे पता है कि अरे यार सर 30 में से 1-2 क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते ही करते हैं हिंदी के पेपर में। लेकिन मैं आपको बता दूं, रीट में हिंदी के पेपर में अगर 3 प्रश्नों में मिस्टेक नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी,
मिस्टेक क्या होगी, या तो बोनस देना पड़ेगा या दो उत्तर मानने पड़ेंगे, ऐसे होगा साथियों। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जो जितना बेस्ट विकल्प है उसको चुना करो। हो सकता है दूसरा विकल्प भी राइट हो, लेकिन रीट में भी ऐसा ही होने वाला है। लास्ट टाइम चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वो चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है वो होता है साथियों बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही लिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया था। काल की दृष्टि से वाक्य में कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। देखो, काल की दृष्टि से एक प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए भाई कौन सा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया था। भूतकाल की बात की जा रही है। भूतकाल में भी सामान्य नहीं है, ठीक है, आसन्न भी नहीं है, बल्कि पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। किया था मतलब बहुत पहले की बात है, कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल में। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों, प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 13वां क्वेश्चन है, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण का अर्थ है अपने सामाजिक मानक स्वयं बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक परिवेश के अनुकूलन व समायोजन और सदैव सामाजिक मानकों का पालन करना। देखिए, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण का अर्थ, राइट आंसर क्या रहेगा आपके? सामाजिक परिवेश के अनुकूलन व समायोजन। कि जब हम सामाजिक जो परिवेश है उसमें अनुकूलन करने लग जाए, उसमें समायोजन कर ले, तो वही शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण कहलाता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों, प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। आँख, कान, भीड़, मंडल, सामाजिक, हिंदी, बचपन, पहनावा। देखिए, जो सभी शब्द पुल्लिंग हैं वो देखना है आपको कि भाई किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग दिए हुए हैं। तो आँख शब्द स्त्रीलिंग है, भीड़ शब्द स्त्रीलिंग है, हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन बचपन और पहनावा दोनों ही पुल्लिंग शब्द है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, दत्त कार्य का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को घरों पर व्यस्त रखना, हस्तलेख में सुधार करना, विद्यार्थियों के अधिगम में माता पिता की सहभागिता और स्व अधिगम को प्रोत्साहन। देखिए, दत्त कार्य जो घर पर छात्र करते हैं क्यों दिया जाता है साथियों? इसलिए दिया जाता है ताकि स्व अधिगम को प्रोत्साहन मिले। छात्र घर पर स्व अधिगम खुद ही पढ़ाई कर सके, खुद ही सीख सके, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है आपके 15वें क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 16 है, देखिएगा अच्छी तरह से 16वें क्वेश्चन को। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, पानी, लिपि और दिन। तो देखो, दिन का हो जाता है दिनों, पानी लिपि का हो जाता है लिपियों और आलसी का हो जाता है आलसियों। बदल रहे तीनों, लेकिन पानी का पानियों होगा क्या? नहीं होगा। पानी, पाने, इस प्रकार कुछ भी नहीं होता। पानी हमेशा पानी ही रहेगा साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। संरचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्रांत परीक्षा और रंगमंच अभिनय। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले करवाया था, मुझे अच्छी तरह से पता है। वहाँ पर मैंने शायद मौखिक कार्य बताया था, फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर सत्रांत परीक्षा होगा, फिर मैंने उसका जवाब भी दिया था टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो साथियों बिल्कुल सही है, संरचनात्मक आकलन के लिए सत्रांत परीक्षा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सत्रांत परीक्षा का संबंध योगात्मक आकलन के लिए होता है। ठीक है, किससे? योगात्मक आकलन से इसका संबंध होता है। तो तीसरा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे साथियों। आपके 18वां क्वेश्चन ये देखिएगा। निम्न विकल्पों में से किस मुहावरे के सामने उसके अर्थ सही नहीं है? बालू की भीत होना मतलब व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना मतलब जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना मतलब बेसुरा होना और लहू का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना। तो देखो, सही मुहावरा नहीं है
उसका अर्थ सामने जो दे रखा है वो अगर गलत है तो उसको चुनना है आपको। देखो बालू की भीत का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना। जैसे देखा होगा आपने, जो समुद्र किनारे जो रेत होती है तो साथियों उससे छोटे कई डिजाइनें बनाई जाती है, लेकिन एक लहर आती है और पूरी डिज़ाइन को ख़त्म कर जाती है, तो वो होती है बालू की भीत। व्यर्थ प्रयास करना। बगले झांकना मतलब होता है जवाब न दे पाना। लहू का घूंट पीना मतलब होता है क्रोध को दबाना। लेकिन राग बिगड़ना मतलब बेसुरा होना, ये गलत है, क्योंकि मुहावरा का एक विशिष्ट अर्थ होता है। राग बिगड़ना, बेसुरा होना ऐसे थोड़ी होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तो आपके 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई भी नहीं। तो मित्रों, जो रेडियो की जो सीमा है कि भाई रेडियो में क्या सीमा क्या है रेडियो की? रेडियो में एक बार आप सुन सकते हो, अब उसके बाद में जब प्रोग्राम निकल जाता है तो आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते हो। तो साथियों, रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेप रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड कर लीजिए, कभी भी सुनिए, जब भी आपका मन हो कहीं भी सुनिए। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं अब हम 20वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके 20वां क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन और अभ्यारण्य। तो अशुद्ध शब्द छांटिए साथियों 20वें क्वेश्चन में कौन सा शब्द आपको अशुद्ध लग रहा है। देखो, इनमें से पुनरावलोकन पुनः प्लस अवलोकन से बना है, बिल्कुल शुद्ध है। सुंदर में ये प्रत्यय लगाने से सौंदर्य शब्द बनता है, बिल्कुल सही है। पुनः प्लस आगमन में पुनः प्लस आगमन विसर्ग संधि का उदाहरण है, पुनरागमन ही बनेगा। लेकिन अभय प्लस अरण्य शब्द बनेगा अभयारण्य। अभयारण्य शब्द गलत होता है साथियों। नॉर्मली हम अभयारण्य शब्द पढ़ते हैं, जो कि गलत है वर्तन की दृष्टि से। अभयारण्य शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अभयारण्य। अभयारण्य शुद्ध शब्द होता है, ठीक है, याद रखना हमेशा इस चीज़ को। तो विकल्प नंबर आपका 4 जो है वो एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, वर्तमान युग में सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री है? नाटक, कठपुतली, चलचित्र और टेलीविज़न। तो देखो, सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सी है साथियों? 21वें क्वेश्चन में देखो, नाटक, कठपुतली और चलचित्र, इन तीनों में से एक विकल्प भी ऐसा है टेलीविज़न। टेलीविज़न में भी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। टेलीविज़न में कई सारे कार्यक्रम हम शिक्षा से संबंधित देख सकते हैं, इसलिए टेलीविज़न को सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण सामग्री माना जाता है। फिर टेलीविज़न से भी बढ़िया कौन सी है? कंप्यूटर या संगणक। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 22वें क्वेश्चन को। ये देखिएगा, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, यह विराम चिन्ह मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय, यहाँ विराम चिन्ह मेरी बात सुनिए, ठीक है, ये भी एक। क्या कोई तारे गिन सकता है? फिर ये विराम चिन्ह है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, फिर ये विराम चिन्ह है। तो देख लीजिए अच्छी तरह से कौन सा वो विकल्प है जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। साथियों, मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, पूर्ण विराम चिन्ह बिल्कुल सही है। क्या कोई तारे गिन सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय विराम चिन्ह, ठीक है, मेरी बात सुनिए। तो साथियों सुनिए में फिर प्रश्न कहाँ है यहाँ? तो प्रश्नवाचक ये चिन्ह जो लगा हुआ है ये एक गलत विराम चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? मौन पठन का, सस्वर पठन का, आदर्श वाचन का और इनमें से कोई नहीं। देखो, मौन पठन का महत्व होता है गद्य शिक्षण में सर्वाधिक, क्योंकि पद्य शिक्षण में तो हम मौन पठन कर ही नहीं सकते। गद्य के अंतर्गत जैसे कहानी है, एकांकी है या फिर निबंध है, साथियों इन चीज़ों में क्या होता है? मौन पठन आप कर सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वें क्वेश्चन पर। तो आपके 24वां क्वेश्चन है मित्रों, वाक्य के कौन से 2 अंग होते हैं? क्रिया और कर्म, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और कर्म और उद्देश्य और क्रिया। देखो, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। अब वो कौन से होते हैं आपको वो बताना है साथियों प्रश्न नंबर 24 में। तो कौन से 2 अंग होते हैं देख लेते हैं। एक तो होता है आपके उद्देश्य और एक होता है आपके विधेय। उद्देश्य मतलब किससे लिया जाता है साथियों? कर्ता से लिया जाता है,
ठीक है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 25वें क्वेश्चन को। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है और इनमें से सभी पर आधारित है। तो जो BS ब्लूम की जो पाठ योजना है मित्रों, वो किस पर आधारित है प्रश्न नंबर 25 में आपको बताना है ये। तो अगर किसी ने उपयुक्त सभी किया है तो भाई उनका तो गलत आंसर हो गया। जो ब्लूम की जो पाठ योजना इन्होंने दी है ये प्रस्तुतिकरण पर भी आधारित नहीं है, विषय वस्तु पर भी आधारित नहीं है, बल्कि उद्देश्यों पर आधारित है। क्योंकि ब्लूम का नाम चलता है उद्देश्यों के वर्गीकरण में। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो उद्देश्य है उनका वर्गीकरण BS ब्लूम के द्वारा किया गया। अब उन उद्देश्यों में भी जैसे एक तो ब्लूम है, एक सिम्पसन है, कृतवाल है, मसीहा है, तो साथियों इनका नाम आता है, उनके सहयोगी थे ये। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। देखो, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती अर्थ के आधार पर यह जो वाक्य का प्रकार है साथियों, वो रहेगा आपके संकेतवाचक वाक्य। क्योंकि अर्थ के आधार पर मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य होता ही नहीं है। ये तीनों तो किसके आधार पर होता है? रचना के आधार पर होते हैं ये तीनों तो। बल्कि अर्थ के आधार पर तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जैसे संकेतवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, साधारण मतलब साधारण या विधानवाचक वाक्य उसको भी कहा जाता है। फिर उसके अलावा भी इच्छावाचक वाक्य है, और भी इस प्रकार टोटल 8 होते हैं। तो ज़्यादा उन पे बात नहीं करेंगे। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 27वें प्रश्न की ओर ये देखिएगा। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से या परीक्षा से। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27वां। जो बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है साथियों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने का, और उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है इस चीज़ की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? मूल्यांकन के माध्यम से मिलती है। तो विकल्प नंबर 1 सही है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। कौन से क्वेश्चन में? विकल्प नंबर 1 सही है 27वें प्रश्न में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न, नवोड़ा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो नव प्लस उड़ा इसका संधि विच्छेद होता है। नव प्लस उड़ा मतलब शब्द बनता है नवोड़ा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है वो कहलाती है नवोड़ा। तो साथियों इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी संधि का? गुण संधि का। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। लिख के बता देता हूँ कि भाई क्या होगा। नव प्लस उड़ा शब्द क्या बनेगा? नवोड़ा। साथियों गुण संधि का ये उदाहरण है। तो विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 28 में। अब इसके बाद में सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। 29वां क्वेश्चन आपके आता है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य और भाषा की विभिन्न छटाएं। देखो, भाषा की पाठ्यपुस्तक का हम निर्माण कर रहे हैं तो भाषा की विभिन्न छटाएं उसमें होना चाहिए, विषय वस्तु में वैविध्यता, उसमें विविधता मतलब उसमें होना चाहिए, अभ्यासों में विविधता होना चाहिए, लेकिन पाठों की संख्या साथियों ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 23वां क्वेश्चन। मैंने क्या कहा? कमेंट करके जाइए जिस प्रश्न में डाउट हो, और साथ में हमें बता करके जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। इसके बाद में साइकोलॉजी का वीडियो आ रहा है 8 साढ़े 8 के लगभग है ना, और शाम को 4 बजे किसका वीडियो आ रहा है? आपके पर्यावरण का। निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज और कमर कसना। तो देखो, लोकोक्ति इनमें से दम भरना एक मुहावरा है, टांग अड़ाना एक मुहावरा है, कमर कसना एक मुहावरा है, लेकिन एक पंथ दो काज एक लोकोक्ति का उदाहरण है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये था आज का टेस्ट हिंदी का जो कि पूरा हुआ साथियों। देखना नहीं भूले। इसके बाद में 8:30 बजे के लगभग आपकी साइकोलॉजी, और हो सकता है 8:30 पौने 9 हो जाए, लेकिन आएगा, और शाम को 4 बजे पर्यावरण का। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।